नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र। अंकेक्षण में एक अंकेक्षक को किस किस लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है, वो उसके कार्य क्षेत्र में निर्धारित होती है। क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। अंकेक्षक जब किसी संस्था के हिसाब किताब के अंकेक्षण का कार्य अपने हाथ में लेता है तो उसके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि हिसाब किताब की जांच सीमा क्या है। इस सीमा को ही अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र कहते हैं, यानी किस सीमा में रहकर वो हिसाब किताब करेगा। या तो अंकेक्षक अपना कार्य क्षेत्र समझौते के द्वारा निर्धारित करता है, यानी अंकेक्षक या तो अपना कार्य क्षेत्र समझौते यानी सामने वाली पार्टी जिसकी संस्था या कंपनी जो भी है, फर्म है, उसकी ऑडिट कर रहा है तो एक एग्रीमेंट के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर लेता है, या संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वयं कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है। अगर वो समझौता नहीं करता है तो संस्था किन उद्देश्यों के लिए बनाई गई है, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों के अनुरूप ही वो कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है। बच्चों, एक अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र निर्धारित करते समय निम्न अंकेक्षणों को ध्यान में रखा जाता है, यानी निजी अंकेक्षण एवं उसका कार्य क्षेत्र कैसे निर्धारित किया जाता है, वैधानिक अंकेक्षण एवं उसका कार्य क्षेत्र कैसे निर्धारित किया जाता है, सरकारी अंकेक्षण एवं उसका कार्य क्षेत्र कैसे निर्धारित किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बच्चों इसमें हम बता रहे हैं। और बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है कि निजी अंकेक्षण एवं उसका कार्य क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। यदि कोई संस्था किसी समझौते के द्वारा किसी व्यक्ति से हिसाब किताब का अंकेक्षण कराती है, यानी एग्रीमेंट के द्वारा, तो उसे निजी अंकेक्षण कहते हैं। यानी निजी अंकेक्षण कोई वैधानिक अंकेक्षण नहीं होता है। सभी संस्थाएं जिनका अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, वे एक समझौते के द्वारा किसी भी अंकेक्षक से अपना अंकेक्षण करवा सकती है। अंकेक्षक की योग्यता भी किसी विधान द्वारा निर्धारित नहीं की जाती। निजी अंकेक्षण में वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ऐसे अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व सभी समझौते के द्वारा निर्धारित होते हैं। क्योंकि निजी अंकेक्षण है वो एक समझौते के द्वारा किया जाता है, तो इसमें जो अंकेक्षक होता है उसकी कोई योग्यता की कोई बाउंडेशन नहीं है। और ऐसे अंकेक्षक के जो अधिकार है, कर्तव्य हैं, दायित्व है, उन सभी को एक एग्रीमेंट के द्वारा तय करते हैं। कोई भी संस्था निजी अंकेक्षण करा सकती है। एक ऐसी संस्था भी जिसका वैधानिक अंकेक्षण होना अनिवार्य है, लेकिन निजी अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षण का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। यानी ये कहना चाहता है कि निजी अंकेक्षण जो है वो कोई भी संस्था करवा सकती है। चाहे जिस संस्था का वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य हो, वो भी निजी अंकेक्षण अपनी तरफ से करवा सकती है। एकाकी व्यापार, साझेदारी संस्था द्वारा कराया जाने वाला अंकेक्षण निजी अंकेक्षण की श्रेणी में आता है, क्योंकि एकाकी व्यापार और साझेदारी संस्थाओं को किसी भी वैधानिक अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक कंपनी को वैधानिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। आप देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, एक कंपनी को वैधानिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होता है। अब बच्चों, आपको निजी अंकेक्षण एवं उसके कार्य क्षेत्र का निर्धारण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया। नेक्स्ट हम जो चलेंगे वो है वैधानिक अंकेक्षण एवं उसका कार्य क्षेत्र। जिस संस्था के वैधानिक अंकेक्षण एवं उसके कार्य क्षेत्र में पढ़ेंगे, जिस संस्था के हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्यतः किसी विधान के अंतर्गत करवाया जाता है, यानी उस संस्था की स्थापना जिस विधान के अंतर्गत की गई है, उस विधान में ये उल्लेख है कि उन संस्थाओं का उस विधान के अनुसार अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, तो उसे वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। आप इसको यहाँ देखेंगे वैधानिक अंकेक्षण को, तो देखिए बच्चों,
आपको सबसे पहले 2 पॉइंट पे है वैधानिक अंकेक्षण है उसका कार्यक्षेत्र। जिस संस्था के हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य किसी विधान के अंतर्गत कराया जाता है तो उसे वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। जैसे कंपनी, सार्वजनिक ट्रस्ट, बैंक आदि का अंकेक्षण। कंपनी, सार्वजनिक ट्रस्ट और बैंक है, इनका अंकेक्षण है, ये वैधानिक अंकेक्षण की श्रेणी में आता है। हाँ, अब आगे देखिए, जहाँ विधान के द्वारा अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया वहाँ अंकेक्षण के संबंध में निम्न निर्धारण किया जाएगा। यानी जहाँ पर भी विधान के द्वारा अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया उसके संबंध में एक अंकेक्षक के संबंध में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि उस अंकेक्षक में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या अयोग्यताएं हो सकती है, अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, अंकेक्षक का अधिकार एवं कर्तव्य व दायित्व क्या होगा, अंकेक्षक को हटाए जाने की परिस्थितियाँ एवं विधि क्या होगी। अब वैधानिक अंकेक्षण में विधान तो सिर्फ उद्देश्य निर्धारित करता है, अंकेक्षक का कार्य सीमा का निर्धारण स्वयं अंकेक्षक पर छोड़ दिया जाता है। नीचे आप यहाँ देखिए, वैधानिक अंकेक्षण में विधान तो सिर्फ क्या करता है, उद्देश्य निर्धारित करता है कि भाई उस संस्था का उद्देश्य क्या है। अंकेक्षण का जो कार्य क्षेत्र है अंकेक्षक स्वयं निर्धारित करता है उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है बच्चों सरकारी अंकेक्षण एवं उसका कार्य क्षेत्र। गवर्नमेंट ऑडिट देखो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाती है। आप इसमें देखेंगे सरकारी अंकेक्षण के संबंध में आप देखेंगे बच्चों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो जीके में पूछा जाता है प्राय किस अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 148 है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के अंतर्गत भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक को केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य सरकारी संस्था के हिसाब किताब के संबंध में उन अधिकार कर्तव्यों का पालन करना होता है जो अधिनियमों के द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी सेक्शन 148 कहता है कि केंद्र सरकार अंकेक्षक एवं महालेखा परीक्षक, यानी केंद्र सरकार बोले तो राष्ट्रपति अंकेक्षक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। और सेक्शन 149 उस अंकेक्षक का जो कर्तव्य है, उसके जो दायित्व है वो कैसे पालन करेगा, जो अधिनियम के द्वारा निर्धारित होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 जो नेक्स्ट मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, अनुच्छेद 151 के अनुसार कैग अपनी रिपोर्ट केंद्र के संबंध में राष्ट्रपति को व राज्य के संबंध में राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। यानी यहाँ ये कहना चाहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जब अपनी ऑडिट कार्य कंप्लीट कर लेगा तो केंद्र सरकार से रिलेटेड जो भी विभाग है, जो भी उपक्रम हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देगा और राज्य सरकार से संबंधित जो भी विभाग है, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी उपक्रम हैं, उनकी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। क्रम से देखिए बच्चों, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को भारतीय संसद में प्रस्तुत करेगा और राज्यपाल उस रिपोर्ट को संबंधित राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करेगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, लास्ट में जहां अध्याय समाप्त होता है, जो आज का अध्याय है, राज्य सरकारों में नगर पालिका, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के हिसाब किताब की जांच स्थानीय, लास्ट में मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, स्थानीय कोष एवं अंकेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। यानी राज्य सरकार की जो नगर पालिकाएँ हैं, पंचायत समिति हैं और ग्राम पंचायत है, इनके ऑडिट का कार्य किसको दिया गया है? स्थानीय कोष अंकेक्षण विभाग, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। स्थानीय यानी लोकल, कोष यानी फंड, अंकेक्षण यानी ऑडिट, विभाग यानी डिपार्टमेंट, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट।
LFAD। बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आपको इस अध्याय से संबंधित कोई क्यूरी हो तो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर आप भेज सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं होगी, जो भी क्यूरीज होगी, उनका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।